दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों, अगर आप कंपटीशन से जुड़े हैं, लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आपने एक चीज महसूस किया होगा कि हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से चाहे जो परीक्षा देने आप जाइए, वहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ऐसा आपने फील किया होगा और आप जानते भी होंगे, जब आप पढ़ना शुरू करते होंगे तो आप यह सोच के करते होंगे शुरू कि इस टॉपिक से तो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हूँ। यह मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। अब देखिए, यह जो टॉपिक है, चाहे आप आरओ की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, यूपी पीसीएस की, चाहे आप जीडीसी की परीक्षा देने जाएं, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा देने जाएं, ठीक है, जीआईसी लेक्चरर की, चाहे आप एलटी का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप पीईटी का एग्जाम, मतलब बड़े से बड़ी परीक्षा और छोटी से छोटी परीक्षा, किसी भी परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। कभी कभी जो प्रश्न होते हैं वह सूची मिलान में आ जाते हैं, तो अगर 2 प्रश्न सूची मिलान में आए तो मतलब आपको 8 बिंदुओं को जानना आवश्यक होगा। 8 प्रश्नों का जवाब आपसे 2 प्रश्नों में ले लिया जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें आप नोट करते चलिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। खासकर जीडीसी के अभ्यर्थी इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और जिनकी आरओ की परीक्षा भी लगी है उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है, ठीक है ना? तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना? अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहले जो परीक्षा होती थी लोक सेवा आयोग के द्वारा, चाहे जीडीसी की हो चाहे जीआईसी की हो, कोई भी परीक्षा, तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन वर्तमान में परीक्षाओं का नेचर बदल गया है, तो आप डायरेक्ट फैक्ट पढ़ के अब परीक्षा पास करना कठिन हो गया है। चाहे आप पिछली पीसीएस प्री की परीक्षा देख लीजिए और चाहे अभी आरओ की परीक्षा होगी उसको देखिएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर प्रश्नों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसीलिए आपको बेहतर तरीके से तैयार रखना है। और खासकर जीडीसी के अभ्यर्थी जिनके लिए जीएस ही डिसाइसिव होता है, ठीक है, जितना आप जीएस के नंबर में गेन करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। और अगर आपको नहीं भरोसा है तो जिसने अभी एडवर्टाइज नंबर 51 का एग्जाम दिया है और जिसके जीएस के प्रश्न कम है उनसे पूछ लीजिए। सब्जेक्ट में बहुत अंतर नहीं आता है, लेकिन जीएस का अंतर आपको सिलेक्शन के तक ले जाता है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण चीजों को नोट करते चलिएगा। अब चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? भले ही वो राजा राम मोहन राय से ही संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन पूछा जरूर जाता है, ठीक है? चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? यहीं से प्रश्नों की शुरुआत होती है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में किया था, ठीक है ना? ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। और पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में यह कहाँ स्थापित किया था प्रिंटिंग प्रेस? तो गोवा में स्थापित किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थापित किया था? गोवा में। अब देखिए, पुर्तगालियों ने जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया वह वास्तव में पुर्तगालियों के धर्म गुरुओं ने, धर्म प्रचारकों ने यह प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, ठीक है? किसने? पुर्तगाली मिशनरियों ने, ठीक है? पुर्तगाली मिशनरियों ने इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब पुर्तगाली मिशनरी क्या करते थे भारत में आके? इनकी क्या जरूरत थी? तो यह अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। किसके लिए आए थे? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यह भारत में आए थे। और आपको पता होगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब यहाँ पुर्तगाली गवर्नर था तो उसने क्या किया था? पुर्तगालियों को यहाँ के लोगों के साथ विवाह करने के लिए बहुत प्रोत्साहित भी किया था, ठीक है ना? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये पुर्तगाली मिशनरियां यहाँ आई थी। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया है, प्रचारक है, धर्म गुरु है, उसको प्रिंटिंग प्रेस की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है? यह सोचना लाजमी भी है। तो देखिए, इन्होंने क्यों प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया? क्योंकि यह अपने धार्मिक पुस्तकों को छपवाना चाहते थे। किसको? धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए इसकी स्थापना की है, ठीक है ना? तो धार्मिक पुस्तकों को छाप के ये क्या करते थे? लोगों में बांटते थे और उन्हें ये बताते थे कि उनका जो जीसस है वो कैसा है, उसके बारे में कौन कौन सी कहानियां प्रचलित है, उनकी जो तमाम गाथाएं हैं उसको जो है वह पुस्तकों में छाप के लोगों तक पहुंचाते थे। तो जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई वो सबसे पहले किस लिए की गई? धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए किया गया था। धार्मिक पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना? अब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि यह प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था, ठीक है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए प्रेस स्थापित किया गया, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस। अब ये बताइए कि जो पहली पुस्तक छपी भारत में वह कौन सी है, ठीक है? तो भारत में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस से जो पहली पुस्तक छपी उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। यह आपको बहुत कम देखने को मिला होगा। पहली पुस्तक कौन सी छपी थी उस प्रिंटिंग प्रेस से? तो उसका नाम था डियोट्रिना
क्रिस्टा, ठीक है। डियोट्रिना क्रिस्टा उस पुस्तक का नाम था जो भारत में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस से पहली पुस्तक छपी थी, उसका नाम था डियोट्रिना क्रिस्टा। इसे हिंदी में कहते हैं क्रिश्चियन शिक्षाएं। क्या कहते हैं? क्रिश्चियन शिक्षाएं। यही पुस्तक भारत में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस से पहली बार छपी थी, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, यह आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 1556 में यह गोवा में स्थापित हुआ प्रिंटिंग प्रेस, और पहली पुस्तक कब आई? 1557 में आई, ठीक है ना। तो 1557 में पहली पुस्तक छप के निकल आई है, और इस प्रकार जो है पुर्तगालियों ने सफलतापूर्वक भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, इतना डिटेल से अब इससे आगे इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो आप जानते हैं कि द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिए कि भारत में समाचार पत्रों को छापने का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था, वो जानते हैं किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था विलियम बोल्ट्स के द्वारा, ठीक है। भारत में समाचार पत्रों को छापने का जो पहला प्रयास किया गया था वह किया गया था विलियम बोल्ट्स के द्वारा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? इनको मार पीट के भगा दिया यहाँ से, ठीक है। तो जो इनका प्रयास था वह प्रयास ही रह गया, वह कभी मूर्त रूप नहीं ले सका, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। 1780 ईस्वी का समय था, ठीक है। और उनका नाम है J.A. हिक्की, या इन्हें कह सकते हैं आप जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। और हिक्की ने पहले समाचार पत्र की शुरुआत की और उसका नाम था द बंगाल गजट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे, प्रेस की स्थापना कब हो गई थी? 1556 में प्रेस स्थापित हो गया था, ठीक है ना। लेकिन धार्मिक पुस्तकों के की छपाई वहां होती थी। पहला समाचार पत्र प्रकाशित होने में कितना समय लग गया? अब 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, इसका मतलब क्या है? कम से कम 220 वर्ष लगे पहले समाचार पत्र के प्रकाशन में। यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 220 वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन पहला समाचार पत्र तब तक क्या होता था? तब तक धार्मिक पुस्तकों का ही मतलब वहां छपाई होती थी। पहला समाचार पत्र प्रकाशित होने में 220 वर्ष लग गए, ठीक है। आपने कभी क्लियर किया इस बात को? नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ठीक है। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सबसे पहले द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करते थे? ये कंपनी की आलोचना करते थे, लगातार करते थे। कंपनी ने इन्हें कई बार समझाया, बाबू मान जाओ, लेकिन ये अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किए। बाद में क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके प्रेस को जब्त कर लिया, ठीक है। प्रेस को जब्त कर लिया, और प्रेस को जब जब्त कर लिया तो उसके बाद फिर इनके पास कोई साधन तो था नहीं, कैसे ये छापते, और वहीं से जो है इसका इतिहास खत्म हो गया, मतलब बंगाल गजट वहीं से समाप्त हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आपको बताना है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? और आपने नाम सुना होगा बेलेजली का। सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला कौन है? बेलेजली है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसमें एक शब्द और लिखा है, प्रेस सेंसरशिप, ठीक है ना। प्रेस सेंसरशिप का वास्तविक अर्थ क्या है? तो देखिए, अगर इसको शॉर्ट में समझें, प्रेस सेंसरशिप का मतलब है चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे कोई ऐसी ताकत हो जो मीडिया को यह बताने के लिए रोके कि क्या छापना है, क्या छापना है और क्या नहीं छापना, ठीक है। क्या नहीं छापना, इसी को कहते हैं सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप, ठीक है। चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे अन्य कोई पावरफुल बॉडी हो, जिसके द्वारा यह बताया जाए कि क्या छापना है और क्या नहीं छापना है प्रेस वालों को। अब उस समय लोकतंत्र तो था नहीं कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, इसलिए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। अगर इसे और मान लीजिए और अच्छे से आप कहना चाहें, समझना चाहें, तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे वह कोई गवर्नमेंट है या कोई अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, ठीक है, अथॉरिटी है, उसके द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो या अन्य मीडिया माध्यमों की सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसकी जांच करना, ठीक है। जांच किया जाए कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो पेपर में आ रहा है, उसकी जांच करना दिखाने से पहले, ठीक है ना। उसका नियंत्रण करना, ठीक है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इस बात का नियंत्रण करना, और या अगर गलत चीज है तो उस पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। ये है प्रेस सेंसरशिप। इस समय भी सेंसरशिप है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनके लिए, मतलब बनाया गया है, नियमावली बनाई गई है कि सबको उसी के अंदर, मतलब उसी के दायरे में रहते हुए चीज़ों को दिखाना है। आपने देखा है कि अगर कोई ऐसी दुर्दांत घटना हो जाती है जिसको देख के मन विचलित हो जाता है, तो प्रेस वाले उसे डायरेक्ट नहीं दिखाते हैं
और थोड़ा थोड़ा सा उसको वो करके हैं, ठीक है, ब्लर करके दिखाते हैं, तो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, वो प्रेस सेंसरशिप के तहत ही दिखाया जाता है। लेकिन अंग्रेजों का जो प्रेस सेंसरशिप था वो लोकतंत्र का नहीं था, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? बेलेजली ने लागू किया था, ठीक है, और उसने प्रेस को यह बताने के लिए लागू किया है कि तुम्हें जो भी छापना है उसके पहले हमें दिखाना है, हमें बताना है, हम बताएंगे क्या छापना है क्या नहीं छापना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि बेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप तो लागू किया, कब लागू किया, ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इन्होंने यह प्रेस सेंसरशिप लागू किया 1799 ईस्वी में, ठीक है ना। 1780 में तो पहला पेपर आया ही था, ठीक है ना, समाचार पत्र, लेकिन 1799 में अब सोचिए 10 साल में वह इतना ग्रोथ कर गया, 20 साल में लगभग, कि उस पर सेंसरशिप लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दिया, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनमें जो सेंसरशिप लगाया गया वो जानते हैं, वो युद्धकालीन, युद्ध के समय में जैसा नियंत्रण किया जाता है, युद्धकालीन सेंसरशिप लगाया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस सेंसरशिप में बेलेजली ने कौन सा नियम लागू किया था, तो मैं आपको बता देता हूं 2 पॉइंट में। पहला पॉइंट जो नियम लागू हुआ था, समाचार पत्र को, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। समाचार पत्र को क्या करना पड़ता था? संपादक का नाम बताना पड़ता था, ठीक है, संपादक का नाम, मुद्रक का नाम, मुद्रक का मतलब होता है प्रिंटर, ठीक है ना, मुद्रक का नाम बताना पड़ता था, और उसके साथ जो है स्वामी का, जो उसका मालिक है, उसका नाम बताना पड़ता था, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से इन तीनों का नाम छापना पड़ता था, ठीक है, मुद्रक को आप प्रिंटर कह सकते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, इन तीनों का नाम छापना पड़ता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें था, जो नियम बनाया गया था, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के मतलब जो समाचार प्रकाशित होना था, ठीक है, तो प्रकाशन सामग्री आप उसे कह सकते हैं, प्रकाशन सामग्री जो प्रकाशित करना होता था उसे सरकार के एक सचिव, ठीक है, सरकार के सचिव के समक्ष उसे पेश करना पड़ता था, ठीक है ना। मुझे लगता है कि अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। 2 काम करना पड़ता था, एक तो समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था कि ये फलाने का पत्र है, फला जगह छपा है, ठीक है ना। दूसरा, प्रकाशन सामग्री जो होती थी उसे सरकार के सचिव के समक्ष भेजना पड़ता था, पेश करना पड़ता था छापने से पहले, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब वहां से हरी झंडी यानी ग्रीन सिग्नल मिल जाता था तब वह छपने के लिए तैयार होता था, ठीक है। तो ये था प्रेस सेंसरशिप, किसके द्वारा लागू किया गया था? सबसे पहले बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। यह प्रश्न 2 रूपों में पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया, जो प्रश्न हमने अभी दिया है, तो यह बेलेजली ने लागू किया था। दूसरा प्रश्न आता है कब, तो 1799 ईस्वी में। अब जो लोक सेवा आयोग का वर्तमान पैटर्न है, इसमें दोनों चीजें एक साथ पूछी जा सकती हैं कि बेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया, कथन एक है। दूसरा, इसने यह सेंसरशिप 1799 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। इस रूप में इस प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है। आजकल आयोग ऐसे ही करता है और लोग घबरा के कहते हैं बहुत मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है। तो दोनों चीजें आप तैयार रखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, ठीक है। वर्नाकुलर या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, आपको यह बताना है, ठीक है। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था, तो वह किया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। और यह प्रेस एक्ट आया कब था, 1878 में आया था। ध्यान रखिएगा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इस बात को ध्यान रखिए। और यह जो कार्यकाल था यह किसका था, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस नाम से जानते हैं, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, ठीक है। इस रूप में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए उन परिस्थितियों की चर्चा करते हैं जिसमें लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रवर्तित किया या देसी भाषाओं के समाचार पत्रों को जो है प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन के समय से पहले 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति से एक बार भारत ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी, इस बात से तो आप सहमत हैं। और जब दोबारा अंग्रेज फिर से सत्ता पे काबिज हो गए, किसी तरह से सबने समर्थन नहीं किया या एकता की कमी या कोई प्लानिंग की कमी, तमाम चीजें थी, फिर से अंग्रेज जब काबिज हो गए तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। अब भारतीयों के अंदर एक आत्मविश्वास आ गया था,
ठीक है ना। और यह आत्मविश्वास कैसा था कि जिस दिन हम लोग इकट्ठे हो गए और एक साथ हम लोग बल प्रयोग करेंगे, उस दिन हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। अब लोगों में जन जागरूकता जगाने के लिए तमाम देसी समाचार पत्रों का उदय हो गया उस समय। ठीक है, हर तरफ तमाम देसी समाचार पत्र आ गए, ढेर सारे उनकी बाढ़ सी आ गई, पहला कारण। दूसरा, उसी समय बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक है ना। और 1876 से लेकर के 1878 ईस्वी में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। ठीक है ना। और उस अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कितने लोगों की? लाखों लोगों की, अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस अकाल की वजह से। ठीक है, अब एक तो अकाल, ऊपर से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई उस अकाल की वजह से। उसी बीच लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में 1877 ईस्वी में एक दरबार का आयोजन किया और उस दरबार को दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और यह भारत का पहला दिल्ली दरबार था। ठीक है, पहला दिल्ली दरबार था। ठीक है, यह जो है पहला दिल्ली दरबार था। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत में पहला दिल्ली दरबार कब हुआ, तो 1877 में हुआ था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो पहला दिल्ली दरबार था यह वास्तव में 1 जनवरी 1877 को हुआ था। ठीक है, और इसे जो है प्रोक्लेमेशन दरबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्लेमेशन दरबार। ठीक है, प्रोक्लेमेशन दरबार के नाम से भी इसे जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस दरबार का उद्देश्य क्या था? सिर्फ इतना उद्देश्य था कि ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित करना। ठीक है, भारत की साम्राज्ञी घोषित करना, बस इतना इसका उद्देश्य था। ठीक है ना, घोषित करना। अब देखिए, इसी उद्देश्य के लिए पानी की तरह पैसा फेंका गया लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसी एक आयोजन के लिए। और उस समय अकाल भी पड़ा था, लाखों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, उसके बावजूद इसने ऐसा किया, तो इसकी बड़ी आलोचना की। ठीक है, जितने देसी भाषा वाले प्रेस थे, जितने देसी भाषा का मतलब भारतीय प्रेस जितने थे, उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की और झुंझला कर इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया 1878 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, 1878 के इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। ठीक है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी इसे कहा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न आता है कि इस अधिनियम के तहत सबसे पहली कार्यवाही किसके ऊपर की गई? तो इस अधिनियम के तहत सबसे पहली कार्यवाही जो की गई थी वह एक समाचार पत्र था जिसका नाम था सोम प्रकाश। ठीक है, और यह सोम प्रकाश किसका समाचार पत्र था? यह समाचार पत्र था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था, उसका नाम क्या था? सोम प्रकाश था। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था वह कौन था? सोम प्रकाश था, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र सोम प्रकाश था, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा इस संबंध में, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसने अंग्रेजी प्रेस को तो स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, अंग्रेजी प्रेस को स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, स्वतंत्रता दी, लेकिन इसने क्या किया? जो देसी प्रेस थे, जो हिंदी भाषी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रेस थे, उन पे जो है देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, इसलिए इस प्रकार जो है इसने क्या किया? इसने अंग्रेजी और देसी के बीच में एक विभेद भी पैदा किया, यानी भाषाई विभेद भी पैदा किया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं अपनी तरफ से। देखिए, 1878 से पहले 1823 में भी एक प्रेस एक्ट आया था, यह भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 1823 में एक प्रेस एक्ट आया था और 1823 के इस अधिनियम का नाम था द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। ठीक है, द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। ठीक है, 1823 में यह आया था और यह प्रतिबंध लगाया किसने था? तो उस समय कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था जॉन एडम्स। आपने नाम सुना होगा, इनके नाम से प्रश्न पूछा गया है कई बार, मिलान करने को भी आता है, इसलिए भी हमने इसको आपको बता दिया। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 यानी 1823 का अनुज्ञप्ति नियम या अधिनियम पारित किया। ठीक है ना। अब इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा जो व्यवस्था की गई वह यह किया गया कि मुद्रक यानी प्रिंटर, ठीक है, मुद्रक या प्रकाशक या पब्लिशर, ठीक है, प्रिंटर और पब्लिशर्स, ठीक है, इनको क्या है, अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए इनको लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, एक ये। दूसरा, अगर लाइसेंस के बिना
कोई साहित्य इन्होंने छाप दिया, ठीक है, लाइसेंस के बिना अगर इन्होंने कोई साहित्य छाप दिया तो वह उस पर जो है कार्यवाही हो जाती थी, ठीक है। लाइसेंस के बिना साहित्य नहीं छाप सकते, जितना लाइसेंस मिला है केवल उतना ही साहित्य आप छाप सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पे क्या है 400 रुपए का जुर्माना लगता है। कितने का? 400 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। या संबंधित क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट है वह पूरी प्रेस को जब्त कर लेता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट क्या करता है? प्रेस को जब्त कर लेता है। अगर 400 रुपए जुर्माने में उसका मन नहीं भरता तो वह पूरे प्रेस को क्या कर सकता था? जब्त करता था, जब्त कर सकता था। यह एडम्स का जो रेगुलेशन था उसके द्वारा 1823 का द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 के तहत यह व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल आता है और वह प्रेस के प्रति बहुत उदार था। वह चाहता था कि प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए, हालांकि कुछ नियम रहने चाहिए, एक दायरे में रहकर प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया था? एक विधान भी पारित किया था, लेकिन उसके लागू होने से पहले वह चला गया, ठीक है ना। अब जब वह चला गया तो उसके बाद कौन आता है? उसके बाद जो नया गवर्नर जनरल आता है उसका नाम है चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के विचारों को आगे बढ़ाया, यानी समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, और इसने क्या किया 1823 के जो समाचार पत्र के नियम थे उन्हें समाप्त कर दिया, ठीक है ना, इसे समाप्त कर दिया। और इसने केवल एक नियम लागू किया और उसका नाम था लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम, ठीक है, लिबरेशन ऑफ द, ध्यान से इसको लिखते चलिएगा, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम पारित किया, ठीक है, इंडियन प्रेस अधिनियम। वास्तव में यह अधिनियम बेंटिक के समय में पास हो गया था, लेकिन बेंटिक इसे लागू नहीं कर पाया। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम यह कब आया? 1835 में आया और इसे चार्ल्स मेटकाफ ने लागू किया। 1823 के लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन था उसे समाप्त किया। इसीलिए आपने प्रश्न में देखा होगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से कौन फेमस है? तो यह फेमस है चार्ल्स मेटकाफ, इसे ध्यान रखिएगा। इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1823 के रेगुलेशन को समाप्त किया और एक रेगुलेशन, इन्होंने एक अधिनियम पारित किया, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835। और इस अधिनियम के तहत व्यवस्था क्या की गई थी? सिर्फ इतनी व्यवस्था की गई थी, कोई भी प्रेस कहीं से भी अगर आप समाचार पत्र छाप रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि यह समाचार पत्र छपता कहाँ से है। जैसे यह छपता है लखनऊ से, ठीक है, स्थान का नाम आपको बताना है, लखनऊ से छपता है, प्रयागराज से छपता है, ठीक है। आपको केवल उस स्थान का नाम बताना था जहां से यह समाचार पत्र छपता था, ठीक है, केवल स्थान का नाम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां तक चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। और चार्ल्स मेटकाफ को याद रखिएगा, इन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है और मैंने बताया क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। किसके बारे में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो अभी पिछले ही प्रश्न में हमने आपको बताया कि इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। देखिए ये प्रश्न कई रूपों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने कहा था कि यह जो चैप्टर है ना, चाहे जो परीक्षा आप देने चाहिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, बिल्कुल सही है, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था, ठीक है, या इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था, यह हमने आपको बताया था, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ठीक है, इसे कहा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अब देखिए आपसे एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, खासकर जीडीसी के अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि अगर प्रश्न को बड़ा नहीं करेगा तो इसे ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो गैंगिंग अधिनियम से नाम से जाना जाता है किसे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जाना जाता है, ठीक है। बस इतना ही दे सकता है प्रश्न में, तो इसलिए भी इस तरह से भी आप इसे तैयार रखिएगा, ठीक है। गैंगिंग अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जाना जाता है। अब देखिए तीसरा है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, डी ऑप्शन सही है, तीनों कथन सही हैं, इसे याद रखिएगा। अब लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त करके देसी भाषाओं के समाचार पत्र और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में समानता लाई, ठीक है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि इस गवर्नर जनरल ने देसी भाषा व
अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में समानता को लागू किया। ठीक है, इसे दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, समानता को लागू किया, तो वह कौन था? वह था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करके अंग्रेजी और देसी भाषा को, समाचार पत्रों को एक समान कर दिया। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश पहला समाचार पत्र था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित हुआ था। अब इसके संबंध में कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से समाचार पत्र इससे जो है प्रभावित हुए थे। तो एक समाचार पत्र था भारत मिहिर इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, ढाका प्रकाश भी इससे प्रभावित हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। सहचर एक पत्र होता था, सहचर, वह भी इससे प्रभावित हुआ था। तो इस प्रकार ये विभिन्न समाचार पत्र हैं जो इस अधिनियम से प्रभावित हुए थे। ठीक है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा है तो यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये प्रश्न आता है। ठीक है ना, जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, अब ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यह प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय। अब देखिए, इसमें अलग अलग राइटर हैं और उनके अलग अलग विचार हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सभी आंसर कीज में इस प्रश्न को माना है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला जो प्रथम भारतीय था वह कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और इस पर आयोग की मोहर है। ठीक है ना, आयोग ने जो है इस उत्तर को सही माना है। अब देखिए, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है धनंजय कीर। ठीक है, क्या नाम है? इनका नाम है धनंजय कीर, और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है लोकमान्य तिलक। पुस्तक का नाम याद रखते चलिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, यह जो है लोकमान्य तिलक के संबंध में धनंजय कीर की एक पुस्तक है, और इसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक और इनके साथ, तिलक के साथ एक थे गोपाल गणेश आगरकर, या इन्हें कहते हैं जीजी आगरकर। ठीक है, आगरकर, यह दोनों जो है मराठा और केसरी, इनके दो पत्र थे, आप जानते हैं, मराठा था और केसरी था। इन दो पत्रों के संबंध में इन्हें सबसे पहले जेल हुई थी। ठीक है ना, और यह जेल कब हुई थी? यह जेल हुई थी 17 जुलाई 1882 को। कब हुई थी? 17 जुलाई 1882 को हुई थी, और मुंबई के डोंगरी जेल कहाँ स्थित है? डोंगरी जेल स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है ना, और इनको जो है, इन दोनों को 4 माह की सजा हुई थी। कितने की सजा? 4 माह की सजा हुई थी। तो यह जो प्रश्न आता है कि अपने पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और इनके साथ जीजी आगरकर भी गए थे। लेकिन अब आते हैं दूसरे पक्ष की तरफ। दूसरे पक्ष की तरफ बिपिन चंद्र का नाम आपने सुना होगा, उनकी किताबें तो आप पढ़ते ही रहते हैं। एक तरफ है बिपिन चंद्र और मृदुला मुखर्जी। ठीक है, मृदुला मुखर्जी सह राइटर हैं इनकी, जानते ही हैं। बिपिन चंद्र और मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एम. पडिक्कर, सुचेता महाजन, इन सब की एक पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर, आपने भी पढ़ी होगी, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, इसमें जो है इन्होंने कहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। ठीक है, इसमें बिपिन चंद्र ने क्या कहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। तो बिपिन चंद्र किसको मानते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मानते हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को यह पहला पत्रकार मानते हैं जिसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के कारण इनको सजा हुई। लेकिन यह जो सजा की तिथि देते हैं वह देते हैं 2 अप्रैल 1883। क्या देते हैं? 2 अप्रैल 1883। जबकि धनंजय कीर ने अपनी पुस्तक में जो बाल गंगाधर तिलक को जेल जाने की डेट इसमें नोट किया है वह है 17 जुलाई 1882। तो देखिए, इनके सुरेंद्र नाथ बनर्जी से काफी पहले जो है लोकमान्य तिलक को जेल हो गई थी। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तब भी सबसे पहले जो है जेल जाने वाले, पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक ही आते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद
बाल गंगाधर तिलक के साथ जो है जीजी अगारकर आते हैं और उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते हैं। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल से बता दिया है। आप जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप आंसर का निर्णय लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार यह किसने शुरू किया, आपको यह बताना है। तो आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है यह तारकनाथ दास ने शुरू किया था, ठीक है ना। अब देखिए अभी अमेरिका दिया है, कभी कभी यह ऐसे दे सकता है कि वैंकूवर में, ठीक है, वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, या कभी यह दे सकता है कि तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार कहाँ शुरू किया था, तो उसमें अमेरिका न दे करके वैंकूवर दे देगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत तारकनाथ दास ने किया था। अच्छा देखिए वैंकूवर है कहाँ स्थित, यह भी तो जानना जरूरी है। वैंकूवर कनाडा में स्थित है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यह जानना है कि गदर समाचार पत्र या गदर पत्र का जो पहला अंक है वह किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले यह जानिए कि गदर का जो पहला अंक है वह कब प्रकाशित हुआ, किस भाषा छोड़ दीजिए, कब प्रकाशित हुआ, सबसे पहले तो यह जानिए। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो गदर पत्र का जो पहला अंक है वह प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913, ठीक है। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दूसरी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गदर जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना किसने की थी, यह भी आपको बताना है। तो देखिए भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका या इसे आप कह सकते हैं यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाला हरदयाल, कौन था, लाला हरदयाल, ये सारे नाम पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे नाम याद रखिएगा। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, ठीक है ना, और करतार सिंह सराभा, और जो है करतार सिंह सराभा, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। इन तीनों ने मिल करके हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान गदर पार्टी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, ठीक है ना। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की, और इसकी स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा ने मिल करके किया था, ठीक है। बाद में यह केवल गदर पार्टी के नाम से फेमस हो गई और इसी ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। गदर कैसा था, गदर जो पत्र था यह साप्ताहिक था। कभी कभी अभी प्रश्न पूछ लेता है साप्ताहिक था, मंथली था, कैसा था, दैनिक था, तो साप्ताहिक पत्र था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा या नोट रखिएगा, ठीक है। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यह प्रकाशित हुआ और इसका जो पहला संस्करण था वह 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित होता है, ठीक है। अब देखिए गदर का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ वह उर्दू में प्रकाशित हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला अंक गदर जो पत्र था उसका पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। यह अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया गया, जैसे 1 नवंबर 1913 को यह शुरू किया गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1913, ठीक है, यह तिथि याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1913 को गदर पत्र गुरमुखी लिपि में भी छपने लगा। किसमें, गुरमुखी लिपि, ठीक है, इसमें भी यह प्रकाशित होने लगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जो गदर पत्र है यह कई भाषाओं में छपा, जैसे मराठी में इसका प्रकाशन हुआ, हिंदी में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ, गुजराती में भी इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है, कुछ अंक निकले गुजराती में भी, और इसका एक अंक जो है वह पश्तो में निकला। पश्तो या इसे आप कह सकते हैं पख्तूनी भाषा, ठीक है, पश्तो या पख्तूनी भाषा में भी इसका एक अंक प्रकाशित हुआ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो गदर समाचार पत्र था, एक हो गया उर्दू, दूसरा गुरमुखी हो गया, तीसरी मराठी, चौथी हिंदी, पांचवी अंग्रेजी, छठी गुजराती और सातवीं पश्तो या पख्तूनी भाषा, ठीक है। कुल 7 भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने
जो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना है वह 1868 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। और कहाँ पे किया था? कलकत्ता में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संबंधित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से यह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब देखिए, प्रारंभ में जब अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की गई थी तो यह किस भाषा में छपती थी? यह बांग्ला भाषा में छपती थी, ठीक है ना। लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है, तो यह क्या है, जो बांग्ला में छपने वाली पत्रिका थी, समाचार पत्र था, वह रातों रात अंग्रेजी भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। बांग्ला में छपने वाली पत्रिका रातों रात, जैसे ही यह एक्ट एक्टिव हुआ वैसे ही रातों रात इसे कन्वर्ट कर दिया गया अंग्रेजी भाषा में। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना समाचार पत्र बंगाली से हटाकर अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, तो वह है अमृत बाजार पत्रिका, और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तथ्य हमने बताए हैं, सीधे वैसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि किस पत्रिका ने रातों रात अपने आप को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हो गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे गिरीश चंद्र शिशिर कुमार घोष ने इसे शुरू किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें एक नाम दिया गया है गिरीश चंद्र घोष का, ठीक है। तो गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक। किसका? बंगाली पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने 1862 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है ना। लेकिन इस पत्रिका को आगे चलकर 1879 में, जब आप देखेंगे, यह प्रश्न भी पूछा गया है, 1879 में इस बंगाली पत्रिका को एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ले लिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले बंगाली की शुरुआत किसने किया था? 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने किया था, जिसे 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ले लिया था। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बंगाली पत्र के संपादक कौन थे, तो एसएन बनर्जी थे, ऐसा विकल्प में कई बार आता है, ठीक है ना। उसमें गिरीश चंद्र घोष की बात नहीं आती, अगर आती है तो उसके सही वास्तविक संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बहुत चर्चित पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदू पैट्रियाट, ठीक है। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। और हिंदू पैट्रियाट की जो स्थापना है वह भी गिरीश चंद्र घोष ने ही किया है, ठीक है ना। स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था गिरीश चंद्र घोष, जीसी घोष कैसे लिख देता हूं मैं, आप इसे समझ लीजिएगा पूरा। गिरीश चंद्र घोष ने इसे स्थापित किया था, ठीक है। बाद में जो है हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। कौन बना? हरीश चंद्र मुखर्जी। और यह परीक्षा में पूछा जाता है कि हरीश चंद्र मुखर्जी किससे जुड़े हुए थे, तो यह जो है हिंदू पैट्रियाट से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो हिंदू पैट्रियाट की स्थापना जीसी घोष ने किया था, बाद में एचसी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी इससे जुड़े थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? आपको बताना है जो क्रांतिकारी काल की जो लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं उनमें से कांग्रेस की आलोचना करने वाली पत्रिकाएं कौन सी थी? तो देखिए, बंगवासी, काल और केसरी, ये तीनों पत्रिकाएं कांग्रेस की आलोचना करती थी। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इसे रट लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्तमान में ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। बंगवासी, काल और केसरी, ये सभी पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थी, ठीक है। कांग्रेस की आलोचना क्यों करती थी? इसकी उदारवादी नीतियों की। ये तीनों जो है पत्रिकाएं जो है यह क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी, ठीक है। उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थी कांग्रेस की, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही पत्रिकाएं हैं। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? आपको बताना है कि इनमें से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। और देखिए, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि जो सोम प्रकाश था वह बांग्ला में प्रकाशित होता था। किसमें? बांग्ला में। और साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक था, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक तो बांग्ला में और दूसरा साप्ताहिक पत्र था सोम प्रकाश, इसे याद रखेंगे, ठीक है। 1858 में इसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। कब? 1858 में इसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्र को प्रकाशित करना शुरू किया था, ठीक है ना। इस समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपको बताना है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो वह थे मनसुख लाल नजर। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कौन सा समाचार पत्र या कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से
कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? देखिए इसको मैं सही से लिख देता हूं। तो देखिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन, यह जो प्रश्न पूछा गया है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया, इंडियन ओपिनियन पत्रिका को शुरू किया? तो वर्ष जरूर याद रखिएगा, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वर्ष 1903 में। ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कब से शुरू किया? वर्ष 1903 से इन्होंने इसे शुरू किया था। ठीक है। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल हीरालाल नजर। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। यह नटाल कांग्रेस के जो है सचिव थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, किन किन भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, तो किन भाषाओं में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन हुआ उसको मैं नोट कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है ना किस भाषा में इंडियन ओपिनियन प्रकाशित नहीं होता था। तो किन भाषाओं में होता था, पहले मैं यह बता देता हूं। यह जो समाचार पत्र था यह गुजराती में, ठीक है, गुजराती में प्रकाशित होता था, हिंदी में प्रकाशित हुआ, हिंदी में, तमिल में प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी में। ठीक है, और अंग्रेजी में। ठीक, तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य भाषा के बारे में पूछता है तो वह गलत है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। यह उदंत मार्तंड है। ठीक है ना, और 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ था। और कहां से इसका प्रकाशन हुआ था यह बताना है आपको। तो यह प्रकाशन हुआ था कोलकाता से। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिए कितने प्रश्न समाहित हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो वह था उदंत मार्तंड। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ पहली बार, तो 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन शुरू होता है। और इसका प्रकाशन हुआ कहां से, जो अभी प्रश्न पूछा गया है, तो कोलकाता से इसका प्रकाशन किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यह भी एक साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्र था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, साप्ताहिक पत्र था, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब इसके संपादक कौन थे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा भी जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, उसके संपादक कौन थे, उसके प्रकाशक कौन थे? तो इसके प्रकाशक भी यही थे। ठीक है, और इसके संपादक भी यही थे। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। कौन था? पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। ठीक है, अब मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड है। 30 मई 1826 को पहली बार प्रकाशित हुआ कोलकाता से, और यह एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, इसके प्रकाशक और संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड शुरू किया था। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे एक प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि भारतीयों द्वारा, ठीक है, भारतीयों द्वारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, यह आपको बताना है। तो देखिए, वह पत्र था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, हिंदू पैट्रियट, यह भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, यह देखिए, यह भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है ना, याद रखेंगे, हिंदू पैट्रियट। अब देखिए, आप जानते हैं कि हिंदू पैट्रियट के जो प्रथम संपादक थे, हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक यह कौन थे? अभी हमने ऊपर बताया था, यह थे गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष ये क्या थे? यह हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक थे। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी या HC मुखर्जी हुए, ठीक है, संपादक। और इसके बाद जो है कृष्णपाल दास भी इसके संपादक रहे। कौन? कृष्णपाल दास। ठीक है, यह भी इसके संपादक रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसी में एक प्रश्न और बनता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट था। लेकिन जहां ऐसा विकल्प दिया रहे कि किसी भारतीय द्वारा, किसी भारतीय द्वारा, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित जो पहला समाचार पत्र था, प्रथम समाचार पत्र,
प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, किसी भारतीय द्वारा है, भारतीयों द्वारा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो वह था बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट। और इसे प्रकाशित किसने किया था? उस भारतीय का नाम क्या था? तो उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है। इन्होंने पहली बार स्वयं एक बंगाल गजट नामक अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया, ठीक है। ये पहले भारतीय थे ऐसा करने वाले, ठीक है ना। और इन्होंने इसकी शुरुआत कब हुई थी? बंगाल गजट की जो शुरुआत है वह कब हुई थी? 1816 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। 1816 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक एडिशनल चीज बता दूं, इन समाचार पत्रों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा कुल 4 समाचार एजेंसियां भी स्थापित की गई थी। कौन कौन सी थी वह? उन एजेंसियों के बारे में जान लेते हैं, परीक्षाओं में उनके बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो 4 समाचार एजेंसियां स्थापित की गई थी। कौन कौन सी थी? इसमें सबसे पहली जो समाचार एजेंसी थी उसका नाम था राइटर, नाम सुना होगा आपने, राइटर समाचार एजेंसी थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1860 ईस्वी में, ठीक है ना। राइटर की स्थापना 1860 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, दूसरी जो समाचार एजेंसी थी वो कौन थी? एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, प्रेस ऑफ इंडिया। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे शॉर्ट में एपीआई कहते हैं, ठीक है। तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। तीसरा जो प्रेस है वह कौन था? फ्री प्रेस न्यूज सर्विस की स्थापना की गई, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, ठीक है, न्यूज सर्विस की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना कब की गई? फ्री प्रेस न्यूज सर्विस की स्थापना यह 1927 ईस्वी में की गई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और समाचार एजेंसी थी, वह थी यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। कौन सी थी? यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसे यूपीआई कहते थे, ठीक है, यूपीआई। इसकी स्थापना की गई, कब की गई? तो इसकी स्थापना 1934 में की गई, ठीक है। तो इस प्रकार तमाम समाचार पत्रों के साथ साथ 4 समाचार एजेंसियां भी यहाँ स्थापित थी, राइटर, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। इनके बारे में भी अगर कभी प्रश्न पूछे तो इनके सन को जरूर याद रखिएगा। राइटर 1860 है, एपीआई 1905 है, फ्री प्रेस 1927 है और यूनाइटेड प्रेस 1934 ईस्वी है, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसका सही आंसर आप जान गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को संबद्ध किया? कौन सा प्रश्न है? अंग्रेजी साप्ताहिक है, पहली चीज याद रखिए, और इसका नाम क्या है? वंदे मातरम। तो आपको एक प्रश्न का जवाब मिल गया कि वंदे मातरम कैसी पत्रिका है या पत्र है? तो अंग्रेजी साप्ताहिक है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से किसने इससे अपने आप को संबद्ध किया। तो देखिए अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम से कौन जुड़ा था? अरविंद घोष जुड़े थे, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और अरविंद घोष क्या थे? उसमें संपादक थे, ठीक है। अरविंद घोष ने इसमें संपादन का कार्य किया था, यह संपादक थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आपको बताना है कि इनमें से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो वह है ए ऑप्शन, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए इंडियन नेशन, इसका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो आपने बिहार में एक जगह है दरभंगा, नाम सुना है आपने? दरभंगा के एक बहुत चर्चित राजा है महाराजा कामेश्वर सिंह, ठीक है, कामेश्वर सिंह यह वहां के राजा थे, दरभंगा राजा थे, ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह, ठीक है। इन्होंने द इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो एक राजा ने एक अखबार चलाया था, दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने इंडियन नेशन नामक अखबार चलाया था। अब देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह इंडियन नेशन किस वर्ष चलाया गया था यह पत्र? तो यह चलाया गया था वर्ष 1931 में, 1931 में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह के द्वारा इंडियन नेशन पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? यह प्रकाशित होता था पटना से, ठीक है, वर्तमान बिहार की राजधानी पटना से यह प्रकाशित होता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 15वां प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए यह कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के त्रावणकोर के रहने वाले थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वास्तव में जो इनके पत्र का नाम है के रामकृष्ण पिल्लई के, वह है स्वदेशाभिमानी। क्या नाम है? स्वदेशाभिमानी इनका इस पत्र का नाम है। लेकिन चूंकि लोक सेवा आयोग ने स्वदेश वाहिनी के नाम से यह प्रश्न पूछा है और इसका सही आंसर भी के रामकृष्ण पिल्लई ही दिया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है ना। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है, अंग्रेजी पत्रिका है, एक अंग्रेजी पत्र है, उसका नाम है इंडिपेंडेंट,
ठीक है। इंडिपेंडेंट यह किसका पत्र है, इसके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए इंडिपेंडेंट जो पत्र है यह है मोतीलाल नेहरू का, ठीक है। अक्सर मिलान करने को भी यह आता है, ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू का यह पत्र है, ठीक है। इसका नाम है द इंडिपेंडेंट, ठीक है। द इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं। यह मोतीलाल नेहरू का पत्र है, अक्सर परीक्षाओं में इसके बारे में भी पूछा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है, और यह प्रश्न मैं पहले ही बता दे रहा हूं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आजकल ट्रेंड में है, मतलब अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जा रहा है। आपको मिलान करना है, एक तरफ समाचार पत्र दिया है और दूसरी तरफ उसकी भाषा दी गई है। अब देखिए इस प्रश्न को पूछने का तरीका, पहले तो मिलान करके पूछा, फिर इसमें से एक एक को उठा के केवल एक केवल दो करके पूछा, ठीक है। बाद में किसका सुमेल नहीं है ऐसा करके यह प्रश्न पूछा है। इसका मतलब क्या है, लगातार यह प्रश्न वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो चलिए समाचार पत्र और उसकी भाषा से उसका मिलान करते हैं। तो देखिए भारत मित्र जो समाचार पत्र था यह हिंदी भाषा का था, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रमत जो समाचार पत्र था यह किस भाषा का था, तो यह था मराठी का था, ठीक है ना। और प्रजामित्र किस भाषा का था, प्रजामित्र था गुजराती का, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। और नायक जो है बंगाली में प्रकाशित होता था, ठीक है। इस प्रकार भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली में प्रकाशित होता था। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए का 3 है, बी का 4 है और सी का 2 है। 3 4 2 1 यानी सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कहीं नोट न कर पाइएगा तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक दो बार दोहरा दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां से आप इसे पीडीएफ को आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। आपको बताना है बहिष्कृत भारत पत्रिका का किसने शुरू की थी, बहिष्कृत भारत, ठीक है। और इस पत्रिका से कौन संबंधित थे, तो आप जानते हैं कि यह बी.आर. अम्बेडकर की पत्रिका थी, बहिष्कृत भारत, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बहिष्कृत भारत, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह पाक्षिक पत्रिका थी, मतलब यह 15 दिन में प्रकाशित होती थी एक बार, ठीक है, 15 दिन में, यानी यह क्या थी, पाक्षिक पत्रिका थी, एक पक्ष में एक, ठीक है। एक चीज यह याद रखिएगा। दूसरा, इन्होंने बी.आर. अम्बेडकर महोदय ने 20 जुलाई 1924, यह तिथि याद रखिएगा, 20 जुलाई 1924, ठीक है। इस दिन इन्होंने क्या किया था, बंबई में एक संस्था बनाई थी और उस संस्था का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। और कहाँ यह स्थापित हुई थी, तो बंबई में स्थापित हुई थी यह संस्था, ठीक है, बंबई में स्थापित थी, ठीक है। इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने किया था और इसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना, ठीक है ना। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसके पहले अध्यक्ष की बात कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में। तो इसके पहले अध्यक्ष थे सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ठीक है। चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के। अब देखिए संस्था के पहले अध्यक्ष थे सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, लेकिन इस संस्था की जो प्रबंध समिति थी उसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे और इन्होंने ही 3 अप्रैल 1927, अब देखिए बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है इसके डेट हम बता देते हैं, 3 अप्रैल 1927 को, 3 अप्रैल 1927, ठीक है, यह वर्ष याद रखिएगा। बंबई से यह पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित हुई, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बंबई से पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया गया था बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित है। बहुत बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक जर्नल है जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो वह है अल हिलाल, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि अल हिलाल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था, उर्दू में था, ठीक है, और साप्ताहिक था, इन दो बातों को याद रखिएगा, ठीक है। और यह प्रकाशित कब हुआ था, तो वर्ष 1912 से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। कब से, वर्ष 1912 से, ठीक है ना, याद रखेंगे। 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। अब इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था यह भी बता देते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया था 1914, ठीक है ना, इतनी बातें ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उसके संपादक की बात की गई है, ठीक है। तो उस समाचार पत्र के संपादक कौन थे यह आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दिया है हिंदू,
हिंदू के संपादक कौन थे, सुधारक के संपादक कौन थे, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे और बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। अब देखिए, हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है ना। सुधारक के संपादक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। देखिए, यह प्रश्न याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था, ठीक है। और बंगाली को आप जानते हैं, बंगाली SN बनर्जी ने इसका संपादन किया था, ठीक है ना। तो विकल्प देख लेते हैं। देखिए, A का 3 है, B का 2 है, C का 1 है और D का 4, 3 2 1 4 है, यानी D ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ये सारे पत्र परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के नाम की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। हालांकि इस PDF में शामिल नहीं है, लेकिन वह परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक समाचार पत्र है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड यह किसका समाचार पत्र है, अक्सर परीक्षाओं में आपने देखा होगा या पूछा गया है। तो यह है जवाहरलाल नेहरू का, JL नेहरू लिख देता हूं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड है, ठीक है। दूसरा है द पायनियर, इसके बारे में भी अक्सर पूछा गया है। द पायनियर समाचार पत्र है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1865 में, ठीक है, 1865 ईस्वी में। और तत्कालीन इलाहाबाद था और वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत किसने किया था, जॉर्ज एलेन ने किया था। किसने, जॉर्ज एलेन ने इलाहाबाद से द पायनियर समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी के कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंडियन ओपिनियन आप जान ही गए हैं, हरिजन, हरिजन भी गांधी जी का एक पत्र था। यंग इंडिया आप जानते हैं गांधी जी का एक पत्र था, ठीक है, यह भी गांधी जी का था। नवजीवन एक पत्र था, ठीक है, यह भी गांधी जी का पत्र था, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। एक पत्रिका जो बहुत पूछी जाती है, कौमी आवाज। कौमी आवाज के संपादक कौन थे बताइए, कौमी आवाज के संपादक कौन थे, तो यह थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज पत्र के संपादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। एक और आता है स्वराज्य। स्वराज्य के बारे में कई बार पूछा गया है। स्वराज्य पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो यह टी प्रकाशम ने किया था, ठीक है। टी प्रकाशम ने स्वराज पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। और एक प्रभात नामक पत्र चलता था और यह NC केलकर द्वारा शुरू किया गया था। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। प्रभात किसके द्वारा, NC केलकर के द्वारा शुरू किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक पत्र और पूछा जाता है, उसका नाम है समाचार दर्पण, ठीक है। समाचार दर्पण के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और यह जो पत्र था यह था JC मार्समैन का। किसका था, JC मार्समैन का पत्र था, ठीक है। अक्सर यह भी परीक्षाओं में मिलान करने को पूछ लिया जाता है। अभी देखिए, यूपी PCS प्री परीक्षा 2022 में समाचार पत्र के बारे में पूछा था, ठीक है। मैं यहाँ इसे नोट कर देता हूँ, PCS 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, PCS प्री 2022, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको लोक सेवा आयोग की ही परीक्षा देनी है। तो एक तरफ दिया था समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र के बारे में दिया था, और दूसरा उनके प्रकाशन का स्थान पूछा था, ठीक है, प्रकाशन का स्थान। देखिए, मैंने जितना पढ़ाया है ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्रों के प्रकाशन का स्थान बताया हूं। यह PCS 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए, समाचार पत्र दिया था स्वदेश। स्वदेश समाचार पत्र जो था वह कहां से प्रकाशित होता था, तो वह गोरखपुर से उसका प्रकाशन होता था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक दिया था भारत बंधु समाचार पत्र। भारत बंधु, इसका प्रकाशन कहां से होता था, तो इसका प्रकाशन होता था हाथरस से, ठीक है। यह PCS 22 का प्रश्न है जो अभी पूछा गया है। तीसरा था सत्यवादी, एक समाचार पत्र था सत्यवादी, इसका प्रकाशन कहां से होता था, तो इसका प्रकाशन होता था आगरा से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा समाचार पत्र जो विकल्प में दिया था वह था शक्ति। शक्ति समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, तो यह अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। कहां से, अल्मोड़ा से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यह जो समाचार पत्र थे इनके बारे में अभी PCS 2022 प्री परीक्षा में पूछा गया था। स्वदेश गोरखपुर से प्रकाशित होता था, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। यह RO परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग GDC परीक्षा GIC-LT की या GIC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को एज इट इज नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यह आपको परीक्षा में मिलने वाला प्रश्न है, ठीक है, इसलिए इसे बार बार दोहराते रहेंगे। अब देखिए, 2-3 समाचार पत्रों की और चर्चा कर लेते हैं। एक थी न्यू इंडिया समाचार पत्र। न्यू इंडिया किसका था, यह था बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, इनका समाचार पत्र था। और ऐसे ही एक पत्र उनका भी था, एनी बेसेंट का, तो ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल का था, ठीक है, इन्होंने भी वही निकाला था, वैसे ही नाम एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक और समाचार पत्र है जिनका नाम है संध्या। संध्या किसका है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है, ठीक है, ब्रह्म बांधव
उपाध्याय का यह समाचार पत्र है, यह भी कई बार परीक्षाओं में मिलान करने को आया है, ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखिएगा। तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना का एक पत्र है कामरेड, ठीक है, कामरेड किसका है, यह है मोहम्मद अली जिन्ना का है, ठीक है। अब मुझे लगता है समाचार पत्रों का जितना इतिहास मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट कर पाएंगे तो आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, ठीक है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन इसको बार बार दोहराते रहिएगा, ये रिक्वेस्ट है, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आज का हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है आपको, ठीक है। देखते हैं, कथन ये है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही है, 19वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन था वह भारत के आधुनिकीकरण के लिए बहुत सहायक हुआ। आप जानते हैं कि सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां थी उनका समापन हुआ, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई, ये सब 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण ही संभव हुआ, ठीक है। कारण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अनेक ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। कौन, तारा, सितारा, जितने भी मतलब अलंकारिक शब्द हो सकते हैं सब राजा राम मोहन राय को दिए जाते हैं, क्योंकि वह नवजागरण के अग्रदूत थे और जो भारत में फैली कुरीतियां थी उनको दूर करने में इन सभी ने बहुत सहयोग दिया है, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में इन सब बुराइयों को दूर किया जा सका है, ठीक है, सती प्रथा का समापन हो सका है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है आधुनिकीकरण का कारक था और उसमें बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित था। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है, यानी बी ऑप्शन सही है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां मैं 2-3 समाचार पत्रों के बारे में और चर्चा करूंगा। एक समाचार पत्र है द सोशलिस्ट, ठीक है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। द सोशलिस्ट जो समाचार पत्र है यह किसके द्वारा निकाला जाता था, तो यस, ये डांगे के द्वारा निकाला जाता था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, एक नवयुग है, नवयुग समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था, तो यह मुजफ्फर अहमद के द्वारा निकाला जाता था, इसे भी ध्यान रखिएगा, मुजफ्फर अहमद के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। तीसरा, इनकलाब, इनकलाब किसका समाचार पत्र था, कई बार यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यह था गुलाम हुसैन का, ठीक है, गुलाम हुसैन का समाचार पत्र था इनकलाब, इसे ध्यान रखेंगे। चौथा, लेबर किसान गजट किसने प्रकाशित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर किसान गजट किसने प्रकाशित किया था, तो यह प्रकाशित किया था सिंगार वेलू चेट्टियार ने, ठीक है, सिंगार वेलू चेट्टियार ने लेबर किसान गजट प्रकाशित किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेबर किसान गजट को भी आप नोट कर सकते हैं कहीं। आपने 10 रोजा पत्रिका के बारे में सुना होगा, कौन सी पत्रिका है, 10 रोजा, और 10 रोजा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 10 रोजा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि राष्ट्र गोफ्तार, राष्ट्र गोफ्तार किसकी पत्रिका थी, बताइए किसकी रचना है ये, तो यह जो है दादा भाई नौरोजी की रचना है, यह भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका जो थी वह दादा भाई नौरोजी की थी, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए आज के 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी। आपको बताना है कि राम मोहन राय, पहले ये राजा राम मोहन राय के नाम से नहीं बल्कि राम मोहन राय के नाम से जाने जाते थे, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, यह आपको बताना है। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसने इन्हें यह उपाधि दी। साथ ही 1830 ईस्वी का समय था, अकबर द्वितीय की पेंशन कम हो गई थी, ठीक है, तो उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट के समक्ष उन्हें भेजा, राजा राम मोहन राय को, और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट था उस समय विलियम चतुर्थ, ठीक है ना, विलियम चतुर्थ के समक्ष जो है राजा राम मोहन राय को भेजा गया, किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा भेजा गया, और इसने कहलवाया कि भाई पेंशन हमारी बहुत कम है, इससे हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए आप थोड़ी सी हमारी पेंशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो पेंशन की बात करने के लिए इसने राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश जो सम्राट था विलियम चतुर्थ उसके दरबार में भेजा था अकबर द्वितीय ने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तमाम सारे जो है जितने
अलंकारिक नाम है वह सब राजा राम मोहन राय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो है सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय की दो संस्थाओं को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दो संस्थाओं का नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहली संस्था इनकी थी आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी। यह लगातार परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है और यह हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने किया था। किसके लिए? एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। ठीक है, प्रचार करने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। दूसरी जो संस्था राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, वह संस्था थी ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और यह समाज की स्थापना कब किया था उन्होंने? 20 अगस्त 1928। यह तिथि याद रखिएगा, 1828 है। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुई थी और जो आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से परिवर्तित हो गई। इसका जो मुख्य काम था, इसने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध किया ब्रह्म समाज ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक ही ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, मतलब एकेश्वरवाद का उपदेश इसने भी दिया, इस समाज ने भी। ठीक है ना, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। तो केवल यही दो संस्थाएं याद रखिए, 1815 में स्थापित आत्मीय सभा और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राजा राम मोहन राय के संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है। देखिए, आपने देखा कि अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के चक्कर में इनको भेजा था इंग्लैंड। ठीक है, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 का दिन था। ठीक है, 27 सितंबर 1833 का दिन था जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, कहाँ? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं पे राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। ठीक है, समाधि कहाँ स्थित है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। यहाँ लिख देता हूं मैं इंग्लैंड, आपको समझने में दिक्कत ना हो। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है इनकी मृत्यु हुई 27 सितंबर 1833 को। ठीक है, और यही इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि स्थापित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भारत के नवजागरण के पिता है, जो भारत में आधुनिकीकरण के अग्रदूत हैं, उनके बारे में यह पूछ लिया जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे, ब्रिस्टल में हुई थी, उनकी समाधि भी वहीं स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा 25वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। दूसरा कथन है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और कहा गया है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है। तो केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 3 और 1 2 3 तीनों। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो देखिए, केशव चंद्र सेन का जो संबंध है वह है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन से और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से, यानी 2 और 3 से केशव चंद्र सेन का संबंध है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, और कैसे इन्होंने इन संस्थाओं की स्थापना की, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपने अगर राजा राम मोहन राय को पढ़ा होगा तो केशव चंद्र सेन भी उनसे जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल जानते होंगे। केशव चंद्र सेन का जो जन्म है वह बंगाल में हुआ था, 1838 में हुआ था। ठीक है ना, और 1857 में इन्होंने 1857 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए। ब्रह्म समाज वही जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, उसमें केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। ठीक है ना, और इन्होंने 24 जनवरी 1868, ठीक है, 24 जनवरी 1868 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है, डिस्पेंसेशन। ठीक है, इस संस्था की स्थापना इन्होंने 1868 में 24 जनवरी 1868 को इन्होंने इस संघ की स्थापना की। ठीक है, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है ना, और 1870 में यह चले गए इंग्लैंड। इसकी स्थापना करने के बाद 1870 में कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। ठीक है, और इंग्लैंड किस रूप में गए? हिंदू प्रचारक के रूप में, हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। ठीक है, और 1870 में जो है 1870 में ही इन्होंने वहां की यात्रा की।
ठीक है ना। और जब ये इंग्लैंड से वापस आए तो 29 अक्टूबर 1870, यह भी ध्यान रखिएगा, 29 मतलब 1870 में गए, 1870 में भी वापस आ गए। 29 अक्टूबर 1870 को इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम इन्होंने रखा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। इस संस्था की स्थापना इन्होंने किया, ठीक है ना, 29 अक्टूबर 1870 को। अब ये जो एसोसिएशन इन्होंने केशव चंद्र सेन ने बनाया था ना, इसमें जाति पाति छुआछूत ये सब नहीं माना जाता था, किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। और यह जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक यह संस्था थी ना, इसने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था सुलभ समाचार के नाम से। किस नाम से? सुलभ समाचार के नाम से एक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था, सुलभ समाचार पत्र, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने। तो दो संस्थाएं हैं, एक 24 जनवरी 1868 को टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की, दूसरी 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। और इसी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने सुलभ समाचार नामक एक पत्र का भी प्रकाशन किया, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब जहां तक बात आती है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना किसने की, यह भी जानना आवश्यक है। तो देखिए कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का जो गठन है वह 1823 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। और इसके गठन किसने किया था? तो एक तो राजा राम मोहन राय थे इसमें, राजा राम मोहन राय इसमें शामिल थे, ठीक है। दूसरे इसमें कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर इसमें शामिल थे, द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, यह भी इसमें शामिल थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और तीसरा इसमें विलियम एडम शामिल थे, कौन? विलियम एडम, ठीक है, विलियम एडम। इन तीनों ने मिलकर के कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया था, ठीक है। 1823 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अगर आपको सन लगाने को आ जाए तो देखिए कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कब आया था? 1823 में। देखिए आयोग का कोई भरोसा नहीं है, वह इसे क्रमबद्ध लगाने के लिए भी पूछ सकता है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना 1868 में हुई थी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में हुई थी, ठीक है ना। तो इसे आप सन भी लगा सकते हैं अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। देखिए इस पूरी पीडीएफ में है 50 प्रश्न, मैं आपको दिखा देता हूं, पूरे 50 प्रश्न हैं। लेकिन अगर मैं पूरे प्रश्न कराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पहले आप इतना ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा मैटर देने के बाद क्या होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं और खाली आपको मैटर चाहिए होता है। पहले एक एक चीज पढ़ते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है, बहुत विस्तार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तब तक पास होने की संभावना बहुत न्यूनतम रहती है, जीएस का स्कोर बढ़ ना पाएगा ऐसे, ठीक है। इसलिए मेहनत से पढ़िए, वर्तमान पैटर्न के हिसाब से पढ़िए, आगे भी हम आपको लगातार ऐसी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। चैनल पे अगर आप अभी आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और हाँ, अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, क्या यह ज्ञानवर्धक है या आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है कि नहीं है, यह हमें जरूर बताइएगा। इससे हमको सही दिशा या गलत दिशा का आभास भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ अथवा नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।